दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान में एक ऐसी मुसीबत आ चुकी है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। कभी भी कोई दूसरा प्लेन उनसे टकरा सकता है। पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। विजिबिलिटी लगभग शून्य हो चुकी है। कुछ ही मिनटों में फ्यूल भी खत्म होने वाला है। पायलट लगातार ब्लाइंडली रनवे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तभी एटीसी ने कह दिया कि मौसम इतनी बिगड़ चुकी है कि अब इस एयरपोर्ट में लैंड करना नामुमकिन है। क्या है पूरी कहानी, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 11 सितंबर 2018 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। एयर इंडिया का एक विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। ये बोइंग 777-300 मॉडल का प्लेन था, जो अपने लॉन्ग बॉडी और पावरफुल इंजन के नाम से मशहूर है। 2 इंजन वाला ये प्लेन लगभग 9 साल पुराना था। ऑलमोस्ट 37,000 घंटों तक ये उड़ान भर चुका था। प्लेन में 370 पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू सवार हो गए। इनमें से 4 पायलट्स थे, 2 कैप्टन और 2 को पायलट। 4 पायलट इसलिए क्योंकि ये फ्लाइट बहुत लंबी होने वाली थी। कैप्टन रुस्तम पालिया ने टेक ऑफ प्रोसेस को शुरू किया। वहीं को पायलट के सीट में कैप्टन सुशांत सिंह इस फ्लाइट में इनकी मदद करने वाले थे। ये एक नॉन स्टॉप फ्लाइट थी। इसे दिल्ली से टेक ऑफ करके पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए अफगानिस्तान, इसके बाद रसिया, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और कनाडा से होते हुए JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करना था। ये नॉन स्टॉप फ्लाइट करीब 15 घंटों की होने वाली थी। कैप्टन पालिया और सुशांत ने फ्लाइट के डिस्टेंस के हिसाब से फ्यूल को कैलकुलेट किया और करीब 800 kg एक्स्ट्रा फ्यूल डलवा लिया। इन केस अगर मौसम में खराबी हो जाए, एयरपोर्ट में होल्ड करना पड़े या फिर किसी और एयरपोर्ट में जाने की नौबत पड़ जाए, ऐसे केस में ये एक्स्ट्रा फ्यूल काम आ सकता था। रिफ्यूलिंग के बाद प्लेन उड़ने के लिए तैयार हो चुका था, लेकिन कैप्टन पालिया प्लेन के इंजन को स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। बार बार कोशिश करने के बाद भी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। जांच करने पर पता चला कि प्लेन का जो APU है वो खराब हो चुका है। एक प्लेन के लिए APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब प्लेन एयरपोर्ट में होता है तो सबसे पहले बैटरी की मदद से प्लेन के जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन किया जाता है। इसके अलावा ग्राउंड पावर यूनिट की मदद से प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया जाता है, ताकि सारे यात्री जो प्लेन में बैठे हुए हैं उनके AC को स्टार्ट किया जा सके। इवन इसी ग्राउंड पावर यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कॉकपिट में भी सप्लाई किया जाता है। कॉकपिट में इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद प्लेन के टेल में लगे इस APU को स्टार्ट किया जाता है। ये भी एक छोटा सा जेट इंजन होता है। एक बार अगर ये ऑन हो जाए तो ये आराम से पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है, इसलिए इस ग्राउंड पावर यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती। APU अकेला पूरे प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। प्लेन के मेन इंजन को भी स्टार्ट किया जा सकता है। यहाँ तक कि जब आसमान में प्लेन का दोनों इंजन फेल हो जाए तब भी ये APU प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। जरूरत पड़ने पर इंजन को रीस्टार्ट करने की भी कोशिश कर सकता है। इस तरह से इस APU का इस्तेमाल कई प्रकार के इमरजेंसी कंडीशन में किया जा सकता है। लेकिन उस दिन एयर इंडिया फ्लाइट 101 की किस्मत थोड़ी खराब थी। APU के खराब हो जाने की वजह से पायलट प्लेन के मेन इंजन को स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए एक बार फिर से ग्राउंड पावर यूनिट को कनेक्ट किया गया। इस ग्राउंड पावर यूनिट के जरिए प्लेन के एक इंजन को स्टार्ट किया जा सकता है। एक बार अगर इंजन स्टार्ट हो जाए तो APU की जरूरत नहीं पड़ती। मे बी इसलिए कैप्टन बिना APU के इस 15 घंटों की उड़ान के लिए तैयार हो गया। हालांकि नियम ये कहता है कि इंजन फेलियर जैसे इमरजेंसी में कम से कम एक बैकअप प्लान होना चाहिए जो प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सके। ऐसे में पायलट ने रैम एयर टरबाइन को बैकअप मान लिया। रैम एयर टरबाइन बेसिकली एक पंखा होता है जो टरबाइन के जैसे हवा से इंटरेक्ट करके घूमने लगता है और प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। फाइनली सारे इंस्पेक्शन के बाद, सारे कैलकुलेशंस के बाद एयर इंडिया फ्लाइट 101 उड़ान भरा। उड़ान के करीब 1 घंटे बाद पाकिस्तान के ऊपर एयर इंडिया 101 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहा था। कैबिन में सभी यात्री आराम कर रहे थे। कुछ लोग नींद में थे,
पर कॉकपिट में मौजूद दोनों पायलट की नींद उड़ चुकी थी, क्योंकि अभी से ही प्लेन में दिक्कतें होने लगी थी। डिस्प्ले में एक अलर्ट मैसेज आ गया, सिंगल रेडियो अल्टीमीटर। अब ये अल्टीमीटर क्या है दोस्तों? अल्टीमीटर बेसिकली प्लेन के एल्टीट्यूड को कैलकुलेट करके पायलट को ये बताता है कि वो इस वक्त कितने एल्टीट्यूड पर उड़ान भर रहे हैं। बोइंग 777 प्लेन में ऊंचाई को मापने के लिए 3 तरह के अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ हवा का दबाव भी कम होने लगता है। इस हवा के दबाव के डिफरेंस को मेजर करके बैरोमेट्रिक अल्टीमीटर प्लेन की ऊंचाई का पता लगाता है, पर दिक्कत ये होती है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। सेकंड है जीपीएस अल्टीमीटर। ये सैटेलाइट से डेटा लेकर प्लेन की ऊंचाई बताता है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये सैटेलाइट वाला तो सबसे अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जीपीएस सैटेलाइट्स धरती से 6 करोड़ 62 लाख फीट ऊंचाई पर होता है। इतनी ऊंचाई से रेडियो सिग्नल का डेटा लेने में काफी डिले हो जाता है, इसलिए इसमें भी एक्यूरेसी कम होती है। सबसे अधिक एक्यूरेसी होता है रेडियो अल्टीमीटर में, क्योंकि इसके सिग्नल को जीपीएस के जैसे करोड़ों फीट ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्लेन सीधे 30-35 हजार की ऊंचाई से धरती की ओर रेडियो सिग्नल भेजता है और डिस्टेंस के फॉर्मूला से ऊंचाई का पता चल जाता है। इसलिए ये सबसे तेज, सटीक और रियल टाइम में प्लेन की ऊंचाई का पता लगाता है। किसी भी प्लेन को लैंड कराने के लिए रेडियो अल्टीमीटर बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसलिए प्लेन में एक नहीं बल्कि 3 रेडियो अल्टीमीटर लगा होता है। लेकिन जब एयर इंडिया 101 के कैप्टन ने डिस्प्ले में देखा तो एक अलर्ट मैसेज आया हुआ था, सिंगल रेडियो अल्टीमीटर, यानी कि 3 रेडियो अल्टीमीटर में से 2 बंद पड़ चुका था। सिर्फ एक ही वर्किंग कंडीशन में था। अब इस एक अल्टीमीटर की मदद से प्लेन को लैंड करा पाना आसान नहीं होता। इसलिए अगले 12 घंटों तक इस प्लेन के साथ जो कुछ भी होने वाला था वो अच्छा नहीं होने वाला था। प्लेन बिना एपीयू और डुअल रेडियो अल्टीमीटर फेलियर के साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, ग्रीनलैंड तक पहुंच गया। अब दोनों पायलट चेंज हो चुके थे। इस वक्त कैप्टन रुस्तम और को पायलट सुशांत दोबारा से प्लेन के कॉकपिट में आ चुके थे। लेकिन जैसे ही एयर इंडिया 101 ग्रीनलैंड के एयर स्पेस में दाखिल हुआ, प्लेन का टीकेएस यानी कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम अपना काम करना बंद कर दिया। टीकेएस बेसिकली प्लेन में लगा एक ऐसा डिवाइस होता है जो ट्रांसपोंडर के जरिए दूसरे विमानों से कम्युनिकेट करके अपना अपना लोकेशन शेयर करता है, ताकि 2 प्लेन आपस में ना टकराए। अगर 2 प्लेन एक दूसरे के रास्ते में आ जाए तो दोनों के कॉकपिट में एक अलर्ट मैसेज आ जाता है, ट्रैफिक ट्रैफिक। Adjust vertical speed. Climb now. TCAS test. Pass. Traffic. लेकिन एयर इंडिया 101 की किस्मत इतनी खराब थी कि प्लेन का ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहा था। अब ना तो एटीसी को ठीक से पता चल रहा था कि एयर इंडिया फ्लाइट 101 की एक्चुअल एल्टीट्यूड क्या है, और ना ही उस एयर स्पेस में उड़ रहे बाकी सारे प्लेन्स को कभी भी ये प्लेन किसी दूसरे प्लेन से टकरा सकता था। लेकिन इतनी मुसीबतें शायद कम थी, इसलिए कुदरत ने एक और मुश्किल खड़ा कर दिया, बारिश और तूफान। जैसे जैसे ये प्लेन आगे बढ़ रहा था, विजिबिलिटी बहुत कम होती जा रही थी। इतना कम कि एक वक्त के बाद पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। विजिबिलिटी एकदम 0 हो गया। फ्लाइट 101 के पास कोई चारा भी नहीं था। वो इस उम्मीद से आगे की ओर बढ़ता गया कि अब मौसम थोड़ा साफ होगा। इस तरह के खराब मौसम में जब विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है तो आईएलएस यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम की मदद से एक प्लेन को रनवे पर आसानी से उतारा जा सकता है। इस आईएलएस के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला लोकलाइजर जो प्लेन को रनवे के सेंटर लाइन से अलाइन करता है, और दूसरा ग्लाइड स्लोप जो प्लेन के एल्टीट्यूड को मैनेज करता है। एयर इंडिया 101 आराम से इस आईएलएस का इस्तेमाल करके रनवे पर लैंड कर सकता था, लेकिन इस फ्लाइट के साथ दिक्कतों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। इस प्लेन का आईएलएस सिग्नल को कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था। कभी ये लोकलाइजर के सिग्नल को कैप्चर करता तो कभी इसका सिग्नल गायब हो जाता, कभी ग्लाइड स्लोप कैप्चर होता तो कभी वो भी गायब हो जाता। यानी कि इस प्लेन को सुरक्षित लैंड कराने की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई।
एयर इंडिया फ्लाइट 101 का ILS भी डेड हो चुका था। अब पायलट को मैन्युअली आगे रनवे को देखकर प्लेन को लैंड कराना था, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता था क्योंकि मौसम इतने खराब थे कि पायलट्स आगे 10 फीट की दूरी तक भी देख नहीं सकते थे। इतने बड़े प्लेन को उतारना तो दूर की बात, नियम के अनुसार जब ILS वर्किंग में हो वैसे केस में पायलट को लगभग 200 फीट आगे दिखना चाहिए। ATC ने बताया कि बादलों की ऊंचाई मात्र 200 फीट है, लेकिन जब ILS वर्किंग में हो तब बादलों की ऊंचाई 400 फीट होना अनिवार्य है और अगर मैन्युअली प्लेन को लैंड कराना है तो बादलों की ऊंचाई कम से कम 600 फीट होना चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए तो एयर इंडिया 101 को अब लैंड कराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। हम एयर इंडिया 101 से बोल रहे हैं। बहुत सारे ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स में प्रॉब्लम हो चुकी है। हमारा ILS भी काम नहीं कर रहा। एयर इंडिया 101, रोजर, मुझे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताओ। हमारे प्लेन में सिर्फ एक रेडियो अल्टीमीटर काम कर रहा है, TCS भी काम नहीं कर रहा और हम ऑटो लैंड भी नहीं कर सकते। हमारा ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी डेड है। एयर इंडिया 101, मैं समझ गया, आप ILS का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी हाँ, सही कहा आपने, हम ILS के सिग्नल को कैप्चर ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये प्लेन रनवे की ओर बढ़ रहा था, इस उम्मीद से कि शायद रनवे दिख जाए। करीब 300 फीट ऊपर आने के बाद कॉकपिट में मास्टर कॉशन अलार्म बजने लगा। ये अनस्टेबल अप्रोच का अलर्ट मैसेज था। अनस्टेबल अप्रोच का मतलब होता है कि प्लेन लैंडिंग करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मे बी इसकी ऊंचाई सही नहीं होगी, ग्लाइड स्लोप में गड़बड़ी होगा, प्लेन के स्पीड में दिक्कत होगी, लैंडिंग गियर फ्लैप्स अपने पोजीशन में नहीं होगा, बहुत सारे कारण हो सकता है। साफ शब्दों में कहें तो प्लेन एक ऐसे सिचुएशन में चला जाए जिसके बाद लैंडिंग कराना यानी कि क्रैश होना। अनस्टेबल अप्रोच का ये अलार्म पायलट को बता रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एयर इंडिया 101 जल्द ही क्रैश हो जाएगा। ऐसे केस में प्लेन का कंप्यूटर अनस्टेबल अप्रोच अलर्ट का मैसेज शो करता है और मास्टर कॉशन अलार्म बज उठता है। ऐसे केस में प्लेन को गो अराउंड करना चाहिए, यानी कि फिर से एयरपोर्ट का एक चक्कर लगाकर प्लेन को लैंड कराने की कोशिश करनी चाहिए। कैप्टन ने ठीक ऐसा ही किया। इस गो अराउंड को पूरा करने के लिए इस प्लेन को लगभग 2000 kg ईंधन को खपत करना पड़ता। इस वक्त प्लेन के टैंक में मात्र 7200 kg का ईंधन बचा हुआ था, जो लगभग 1 घंटे और प्लेन को हवा में उड़ा सकता था। इसलिए पायलट के दिमाग में ये चल रहा था कि हमें दोबारा इसी एयरपोर्ट में लैंड करने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर 30-40 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का भी ऑप्शन है। इवन 20 किलोमीटर दूर लगार्डिया एयरपोर्ट भी था। आखिर क्या किया जाए? हम बोस्टन एयरपोर्ट में जाने की सोच रहे हैं, पर शायद इसके लिए फ्यूल थोड़ा कम पड़ जाए। हमें जल्दी से जल्दी ये डिसाइड करना होगा कि हमें क्या करना है। एयर इंडिया 101 कॉपी डैट, मैं थोड़ा कैलकुलेशन करके 2 सेकंड में आपको बताता हूँ। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में मौसम JFK एयरपोर्ट से थोड़ी अच्छी थी। JFK एयरपोर्ट में बादलों की ऊंचाई 200 फीट थी, लेकिन 30-40 किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में बादलों की ऊंचाई 400 फीट थी। एयर इंडिया 101, मैंने न्यूयॉर्क का वेदर चेक किया है। वहाँ सीलिंग 400 फीट है, वहीं अनबेली में करीब 1500 फीट है, लेकिन वो काफी दूर पड़ जाएगा। ओके, हम न्यूयॉर्क में ट्राई करते हैं। एयर इंडिया 101, रोजर, आप 290 डिग्री के हेडिंग में मुड़ जाइए। हालांकि मैनुअल लैंडिंग करने के लिए ये भी कम था। बादलों की ऊंचाई कम से कम 600 फीट होनी चाहिए थी, लेकिन एयर इंडिया 101 के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। लगार्डिया एयरपोर्ट की हालत भी बहुत खराब थी। एयर इंडिया फ्लाइट 101 के पास तीसरा ऑप्शन था, बोस्टन एयरपोर्ट, जो कि 300 किलोमीटर की दूरी पर था और वहां तक जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लग सकता था। फ्लाइट 101 के पास मात्र 1 घंटे का फ्यूल ही बचा हुआ था, यानी कि बोस्टन एयरपोर्ट जाना खतरे से खाली नहीं था। कैप्टन के पास एक लास्ट ऑप्शन यही था कि वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में लैंड कर जाए, क्योंकि हालात के अनुसार वही सबसे बेहतर एयरपोर्ट था। हालांकि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में भी ILS का लोकलाइजर काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्हें नॉन प्रिसीजन अप्रोच करना था। नॉन प्रिसीजन अप्रोच यानी कि प्लेन को वर्टिकल गाइडेंस यानी ग्लाइड स्लोप काम नहीं करेगा। ऐसे में पायलट को खुद प्लेन के एल्टीट्यूड को मैनेज करना था। अब प्लेन धीरे धीरे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की ओर बढ़ने लगा।
नॉन प्रिसीजन अप्रोच में रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल ना करके जीपीएस और बैरोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एयर इंडिया के लिए अच्छी बात थी क्योंकि इसका दोनों रेडियो अल्टीमीटर डेड हो चुका था। अब धीरे धीरे पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को कम करते हुए एयरपोर्ट की ओर बढ़ाने लगे। दोनों पायलट रनवे को देखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें कोहरे के बीच रनवे की रोशनी दिखाई तो दिया, पर एक दिक्कत हो गई। रनवे के दोनों तरफ पेपी लाइट्स लगा होता है। अगर प्लेन ज्यादा नीचे है तो पायलट को 4 रेड लाइट्स दिखेगा। अगर प्लेन सही एल्टीट्यूड पर है तो 2 रेड और 2 व्हाइट लाइट दिखेगा। लेकिन अगर प्लेन अधिक ऊपर है तो 4 सफेद लाइट दिखेगा। पायलट को भले ही यहाँ पर एल्टीट्यूड का अंदाजा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी एल्टीट्यूड को मेंटेन करने का एक अच्छा ऑप्शन था पेपी लाइट्स। वो इन लाइट्स को देखकर अपने एल्टीट्यूड को मेंटेन कर सकते थे। जब प्लेन रनवे के नजदीक गया तो पायलट को सारे के सारे पेपी लाइट्स सफेद दिख रहा था, यानी कि उन्हें जिस एल्टीट्यूड पर होना चाहिए उससे प्लेन कहीं अधिक ऊपर फ्लाई कर रहा था। पायलट ने मैन्युअली प्लेन के नोज को डाउन करना शुरू किया। जल्द ही ये प्लेन 400 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, जिसके नीचे बादल कम होता जा रहा था। अब विजिबिलिटी 0 से लगभग 1.5 मील हो गया। प्लेन को मैनुअल तरीके से लैंड कराने की वजह से नीचे आने की रफ्तार तेज हो गई, इतनी तेज कि प्लेन बहुत नीचे आ गया। अक्सर ऐसा होता है जब फोर्सफुली प्लेन को ग्लाइड स्लोप में लाने की कोशिश किया जाता है तो प्लेन ग्लाइड स्लोप में आ तो जाता है, पर उसको क्रॉस करके नीचे चला जाता है हाई स्पीड की वजह से। एयर इंडिया 101 अब ग्लाइड स्लोप से नीचे चला गया। एटीसी ने भी कहा कि आप बहुत नीचे आ चुके हैं। कॉकपिट में भी लो एल्टीट्यूड अलर्ट का अलार्म बजने लगा। कैप्टन ने जल्द ही एल्टीट्यूड को मैनेज कर लिया और प्लेन सही सलामत रनवे पर उतर गया। प्लेन में सवार सभी लोगों की जान बच गई। जैसे ही ये प्लेन रनवे पर रुका, सबने एक चैन की सांस ली। प्लेन में सवार सभी 370 लोगों की जान बच गई। एटीसी ने पूछा कोई मदद चाहिए? कैप्टन ने कहा नहीं। करीब 10 मिनट बाद न्यूयॉर्क एयरपोर्ट में बारिश और तेज तूफान ने एयरपोर्ट को अपने चपेट में ले लिया। बादल 400 फीट से 200 फीट पर आ गया। यहाँ तक कि टावर से रनवे को देख पाना भी इम्पॉसिबल हो गया। अगर एयर इंडिया 101 लैंडिंग करने में 5 मिनट की भी देरी करता तो इसे सुरक्षित लैंड कराना असंभव था। चारों पायलट्स की सूझबूझ ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। इस हादसे का इंटरनल इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिसका रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं किया गया। आखिर इस प्लेन के साथ हुआ क्या था? क्यों लैंडिंग के वक्त आईएलएस ने भी धोखा दे दिया? यहाँ तक कि टीकेएस भी डेड हो गया। ट्रांसपोंडर भी अपना काम करना बंद कर दिया। आज अगर सोशल मीडिया में इस टॉपिक को सर्च करोगे तो हमें मल्टीपल फेलियर्स का जिक्र मिलेगा, यानी कि इस प्लेन में एक साथ कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया था। अब क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल रिपोर्ट आया नहीं, इसलिए न्यूज और यूट्यूब में इस स्टोरी को काफी तोड़ मरोड़ के बताया गया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस केस को मैंने अपने तरीके से समझने की कोशिश किया और मुझे यही समझ में आया। देखो, जो कुछ भी है आसान शब्दों में समझाऊंगा, समझने की कोशिश करना। प्लेन के टेक ऑफ के 1 घंटे बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये प्रॉब्लम थी 3 में से 2 रेडियो अल्टीमीटर खराब होने की। अब जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेडियो अल्टीमीटर सबसे तेज रियल टाइम में सटीक एल्टीट्यूड बताता है, लेकिन इसके लिए तीनों रेडियो अल्टीमीटर का ऑन होना जरूरी होता है। एयर इंडिया के केस में 3 में से 2 रेडियो अल्टीमीटर काम करना बंद कर दिया। हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये खराब हो गया होगा, इसके बारे में नो कमेंट। अब 2 रेडियो अल्टीमीटर के खराब हो जाने की वजह से सिर्फ एक ही अकेला रेडियो अल्टीमीटर बचा था एल्टीट्यूड को मापने के लिए। गड़बड़ी सिर्फ यही दोनों अल्टीमीटर में थी, बाकी किसी में भी गड़बड़ी नहीं थी। टीकेएस भी अच्छे से काम कर रहा था, आईएलएस में भी कोई गड़बड़ी नहीं थी, यहाँ तक कि ट्रांसपोंडर भी सही से काम कर रहा था। बस न्यूज और यूट्यूबर्स ने इसे गलत तरीके से पेश किया। कैसे, तो आइए देखते हैं। एक रेडियो अल्टीमीटर ऊंचाई बताता है और प्लेन का ट्रांसपोंडर उसी डेटा को प्रोसेस करता है। इट मीन्स ट्रांसपोंडर तो काम कर रहा था, लेकिन उसे एल्टीट्यूड की जानकारी नहीं मिल रही थी, इसलिए ट्रांसपोंडर आगे कोई और डिसीजन नहीं ले पा रहा था। ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी फेल बताया गया। ये ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी ट्रांसपोंडर से ही डेटा लेता है कि प्लेन की ऊंचाई कितनी है, और ट्रांसपोंडर रेडियो अल्टीमीटर से डेटा लेता है।
यानी कि TCS भी फेल होगा ही होगा। अब बात करते हैं ILS की, जो कम विजिबिलिटी में भी प्लेन को उतार सकता है। लेकिन ये ILS भी ट्रांसपोंडर से पूछेगा कि भाई प्लेन कहाँ पर है, इसकी ऊंचाई बताओ। अब ट्रांसपोंडर को खुद ही नहीं पता कि प्लेन की ऊंचाई क्या है, तो वो ILS को क्या ही बताएगा। इसलिए यहाँ पर ILS भी फेल हो गया। ये तो वही बात हो गई कि आपकी एक बड़ी सी कंपनी है और आप 10 तरह के मीठे चॉकलेट्स बनाते हैं, लेकिन अगर शुगर की सप्लाई ही बंद हो जाए तो ऑटोमेटिकली उसके प्रभाव से आपके 10 चॉकलेट्स की फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम सारे फैक्ट्रीज में नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम सिर्फ एक यूनिट में था जो शुगर सप्लाई करता था। वैसे ही एयर इंडिया 101 के केस में प्रॉब्लम सिर्फ रेडियो अल्टीमीटर में थी, लेकिन उस रेडियो अल्टीमीटर में जितना भी इंस्ट्रूमेंट्स डिपेंडेंट था वो सारा का सारा सही होने के बाद भी फेल हो गया। सो आई होप अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।